सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण इसका तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ गए हैं। इसका 2 वीडियो हमने आपको बनाया बेटा। इस पार्ट में इस लेसन को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीछे हमने क्या पढ़ा। तो पीछे बेटा हमने भाषा, भाषा का अर्थ, परिभाषा, उसके रूप, विविध रूप, मानक भाषा, उपभाषा, बोली या भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं को आदि बातें हमने सीख ली है। अब इस लेसन से जो बच रहा है 3 बातें इसमें बची है बेटा। एक बचा है लिपि, दूसरा हमको जानना है व्याकरण और तीसरा साहित्य। तो सबसे पहले आज हम लिपि को जान लेते हैं। लिपि किसे कहते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ देखते हैं। लिपि के विषय में बेटा 2-3 बातें हमने स्पष्टतः लिखी है, इसको ध्यान से देखेंगे। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही कंठस्थ कर लीजिएगा। लिपि किसे कहते हैं? तो एक लाइन में उत्तर होगा भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और ये बात ध्यान रखनी इसलिए है कि यह बात सिर्फ एक हमारे हिंदी भाषा के लिए नहीं है, हर भाषाओं की लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए, कोई भी भाषा, ठीक है बेटा, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि की एक और विशेषता होती है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ओके? और एक बात और, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जितनी विश्व की भाषाएं हैं उनकी कोई न कोई बेटा अपनी एक लिपि जरूर होती है। ठीक है? तो लिपि से संबंधित 3 बातें। पहला कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्लियर? दूसरा, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और तीसरा, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। भाषा और लिपि का एक उदाहरण आपके सामने है। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी। इन भाषाओं की लिपि को जाने तो देखिए, हिंदी भाषा की जो लिपि होती है देवनागरी होती है। संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो भी देवनागरी होती है। पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि होती है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। क्लियर? हिंदी देवनागरी, संस्कृत रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। अभी हमने मात्र 4 भाषाओं का आपके सामने जिक्र किया है। इसी तरीके से अब ये जो क्या है, ये देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन, ये बेटा लिपि है। ठीक है? अंग्रेजी भाषा या पंजाबी भाषा या संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो इन्हीं लिपियों में लिखी जाती है। क्लियर? अब जैसे एक हम, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, तो उसकी जो लिपि है उसकी लिपि क्या है बेटा? देवनागरी। क्लियर? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। अब देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं। इसमें से 3 विशेष बातें निकल कर आती हैं बेटा। जो देवनागरी लिपि हमारी है हिंदी की, इसकी 3 विशेषताएं हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। कैसी लिपि बेटा? विश्व की एकमात्र, यानी विश्व की जितनी भी लिपियां हैं उनमें से देवनागरी जो लिपि है वह ही एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक कहने का मतलब जो कहा जाता है वही लिखा जाता है। ठीक? यानी वैज्ञानिक का मतलब प्रूफ है, उसमें जरा भी अपवाद की बातें नहीं है, जो हमने कहा वही है, फैक्ट है एकदम। दूसरा, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। दूसरी इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की कि प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक यानी हर एक ध्वनि के लिए
एक चिन्ह निर्धारित है। क्लियर। तीसरा, लेखन व मुद्रण में एक रूपता है। लिखने, मुद्रण का मतलब होता है टाइप करना, छापना, जैसे प्रेस में छपता है ना, टाइपिस्ट होता है, उसको कह रहे हैं कि जब हम लिखते हैं सामान्य व्यवहार में और उसको जब टाइप करते हैं उसमें क्या है, एक रूपता है, एक समानता होती है। क्लियर। आदि भाषाओं में जैसे ध्यान देखेंगे, रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। यानी रोमन, अरबी और फारसी, उर्दू भाषा यहाँ लिखते हैं तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी हो जाती है, तो उनके हस्तलिखित रूप जो हाथ से हम लिखते हैं और जो टाइप होते हैं उनके रूप अलग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के भी हम ये जो रोमन लिपि है इसमें भी हाथ से लिखी बातें कुछ अलग होती हैं और टाइप हुई बातें कुछ अलग सी होती हैं। इसलिए देवनागरी लिपि एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इनकी 3 विशेषताओं को बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे। एक बात और बेटा, जितना भी हम आपको ये ब्लैक बोर्ड पे नोट कर रहे हैं, इसको आपको कॉपी में देख करके अच्छे से फेयर करना है। इसका हम पार्ट 1 वीडियो बनाए, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जाएगा एक ही लेसन का। आज ये लेसन हम पूरा कर लेंगे, पर आपको करना यह है बेटा कि जो जो बातें हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं इनको उसी तरह विधिवत आपको भी कॉपी में नोट करना है। बाकी अभ्यास कार्य वाली जो बातें हैं उसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज से संबंधित उसका हम नोट्स आपको भर करके दे देंगे, आप कर लेंगे। ओके। अब आगे हम बात करेंगे व्याकरण की। क्लियर। हाँ जी बेटा, आगे हम देखेंगे व्याकरण और यहाँ पर साहित्य। इन दोनों बातों को जान लेते हैं, इनके बाद हमारा लेसन कंप्लीट कर देते हैं। व्याकरण परिभाषा जान लेते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या है बेटा? इसको एक लाइन में परिभाषित करेंगे हम। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएं, कोयल पर पेड़ उड़कर बैठ गई। यह जो वाक्य हमने लिखा है बेटा, यह कैसा है? अशुद्ध है, यानी गलत। अगला देखेंगे इसका शुद्ध रूप क्या होता है। कोयल उड़कर पेड़ पर बैठ गई। यह वाक्य है बिल्कुल सही, यानी शुद्ध है। अब ध्यान दीजिए, जब हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तब हम लिखने में तो कुछ भी लिख देंगे। हम कहेंगे कि हमने लिख दिया, ये जी सही है, पर ऐसा नहीं होता बेटा। हम व्याकरण के ही द्वारा उसको सही रूप में प्रयोग करना सीखते हैं, जानते हैं, और यह व्याकरण हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। तो आपसे अगर सवाल कर दिया जाए कि व्याकरण क्या करता है, तो व्याकरण के लिए एक लाइन में उत्तर देंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, या भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के विषय में हमें जानकारी देता है। क्लियर। अब जैसे देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही है, कोयल पर पेड़ उड़कर बैठ गई। देखो ना, शब्दों का जो क्रम है बस बदल देने से कितना उल्टा अर्थ हो रहा है, पर इसकी जानकारी हमें कौन देगा कि शब्दों का जो क्रम होता है, वाक्य बनाने की जो कड़ी होती है, उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, फिर सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। इसकी जानकारी हमें व्याकरण देता है। इसको ध्यान में रख करके जैसे हम वाक्य बनाए तुरंत बन गया, कोयल उड़कर पेड़ पर बैठ गई। क्लियर। ओके। अब देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग में देखिए 3 बातें होती हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इन्हीं 3 पहलुओं पर यह चर्चा करता है। व्याकरण इन्हीं 3 बातों को लेकर के पूरा, अब जान लीजिए, इन 3 बातों से ही पूरी हमारी भाषा बनती है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य जब अधिकाधिक मात्रा में, वाक्य जब अधिक लिखेंगे तो अनुच्छेद बनता है और अनुच्छेद होकर के
1, 2, 10, 20, 50 अनुच्छेद मिलकर के भाषा का निर्माण कर देते हैं। तो भाषा, किसी भी भाषा के लिए अनिवार्य रूप से व्याकरण की आवश्यकता उतनी ही पड़ती है। व्याकरण और भाषा में बहुत ही गहरा संबंध होता है बेटा, और जो भाषा जितनी अच्छी है उसका व्याकरण भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। क्लियर? और है भी। जो भाषा विश्व में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं हैं उनके व्याकरण से संबंधित। क्यों? क्योंकि लिखने, बोलने और पढ़ने में समानता होती है। और खासतौर से जब हम साहित्य की और जब हम देवनागरी लिपि की बात कर रहे थे, हिंदी भाषा की बात कर रहे थे, तो हिंदी भाषा विश्व में बहुत अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। और एकमात्र वैज्ञानिक लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वह एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है जिसको बोलने लिखने में किसी प्रकार की कोई विरोधाभास नहीं होता। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्लियर? अब हमने व्याकरण को जान लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें और बातें आपको लगेगा सर कुछ नहीं बताया। वर्ण विचार में अगला लेसन जो हमारा है पाठ 2, वो वर्ण विचार से ही है। तीसरा लेसन हमारा शब्द विचार से है और वाक्य विचार। सब पाठों पे आगे आगे क्रम बाय क्रम चर्चा होगी। वर्ण विचार में वर्ण से संबंधित वर्ण, उसके भेद, उसके आकार प्रकार। शब्द में उन पे चर्चा होगी, शब्द, परिभाषा, भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, वगैरह वगैरह इनके भेद प्रकार। और वाक्य में हम देखेंगे वाक्य के भेद, वाक्य निर्माण, कारक चिन्हों का प्रयोग आदि बातों को इनमें हम सीखेंगे। ये क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बेटा, लास्ट छोटा सा टॉपिक इसमें बच रहा है, साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। बेटा, साहित्य की परिभाषा जो बनती है वो होता है ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ज्ञान के संचित कोश को, संचित यानी संरक्षित, वह कोश यानी भंडार, ज्ञान का वह भंडार जो हमें सदियों से आलोकित करते आता है, वही हमारा साहित्य है। इसको पारिभाषिक शब्दावली में लिखते हैं, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 प्रकार होते हैं। साहित्य के प्रकार में देखेंगे, पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कौन कौन चीजें आती हैं देख लेंगे। इनके भी इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी आदि आते हैं। पद्य साहित्य में इसमें दोहे, चौपाई, गीत व कविता आदि आते हैं। ध्यान दीजिए, गद्य क्या है और पद्य क्या है, एक लाइन में हम समझाते हैं। गद्य बेटा, जब रचनाकार अपनी बात को जब लिखता है, वह लय, ताल, तुक, छंद आदि के बंधनों से जब मुक्त होकर के लिखता है, तब वह गद्य होता है। और गद्य किन किन प्रकारों से लिखा जाता है, इसका ये क्राइटेरिया है। इनमें और भी है बेटा, बहुत हैं। गद्य लिखने के लिए आप उपन्यास भी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, नाटक, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, कहानी आदि बातें, यह सब गद्य विधा में ही लिखी जाती हैं। क्लियर? पद्य में देख लेते हैं। पद्य में होता क्या है कि जब रचनाकार कोई रचना करता है बेटा, तो उसके लिए एक बातें विशेष हो जाती हैं। पद्य अपनी बात को लय, तुक, ताल और छंद को ध्यान में रख करके जब रचनाकार कुछ बातें अपनी लिखता है, तब वह पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। उसमें से देख लेंगे दोहे, सूरदास के दोहे, रहीम दास के दोहे, कबीर दास जी के दोहे बड़े फेमस हैं, बिहारी के दोहे, रसखान के दोहे, ये सब बड़े फेमस हैं। चौपाई, गीत व कविता आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पद्य साहित्य। क्लियर? इस आधार पर बेटा हम आपको फिर से रिपीट करेंगे, जितनी बातें हमने पार्ट 1, 2, 3 में ब्लैक बोर्ड पे लिख दी हैं, इनको आपको देख करके अच्छे से, अब तक अगर नहीं कर पाए हों तो इसको कॉपी में फेयर नोट्स बनाएंगे। इसको पूरा अच्छे से देख लें, ब्लैक बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से देख करके फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आज हम आपको इसके साथ साथ अभ्यास कार्य का PDF भेज देंगे। उस अभ्यास कार्य को कुछ कॉपी में लिखने वाला होगा और कुछ बाकी बुक में भर लेंगे आप। आज की क्लास बेटा हमारी खत्म होती है और हमारा लेसन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 2 पर चर्चा करते मिलेंगे। आपका दिन शुभ।